नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पूरे दिल से स्वागत करता हूं मैं इस शो में। विद्यार्थी के एक अच्छे शिक्षा के साथ साथ ज़रूरी होता है उसका स्वास्थ्य और एक अच्छा संस्कार। ये तीनों चीज़ों की ज़रूरत होती है किसी भी छात्र के व्यक्तित्व निर्माण के लिए, और इन सभी को पूरा करता है स्वामी रामदेव जी के नेतृत्व में स्थापित किया गया संस्थान आचार्यकुलम और पतंजलि कैरियर एकेडमी, जहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कार, इन तीनों चीज़ों का काफ़ी अच्छे तरीके से ध्यान रखा जाता है। आज मैं आपको एक ऐसे साधारण छात्र से मिलाने जा रहा हूँ जो अपने दृढ़ संकल्प और निष्ठा से नीट एग्ज़ाम में सफलता हासिल की, और वो इस साल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेकर के MBBS की पढ़ाई कर रहा है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से कोई एक एवरेज स्टूडेंट भी अपने हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन विथ प्रॉपर गाइडेंस के वजह से आसानी से सफलता को अचीव कर सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं आपको मिलवाता हूँ दिव्यांश गुप्ता से। तो दिव्यांश, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो में। तो दिव्यांश, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस बार वापस से इस चीज़ को लेकर के कि यहाँ से दूसरा सिलेक्शन हुआ है नीट में। इससे पहले भी आ चुके हैं, लेकिन पतंजलि कैरियर एकेडमी के द्वारा ये दूसरी बार सिलेक्शन है। तो सबसे पहले मैं आपसे आचार्यकुलम में जर्नी जानना चाहूँगा कि आपका इस जगह पे कैसा जर्नी रहा, तो थोड़ा सा उसके बारे में मुझे बताइए। सर, एक टाइम था जब मैं 2015 में जब मैं एडमिशन हुआ, उससे पहले जब मैं डे स्कूल में पढ़ा करता था तो वहाँ पे मैंने कई बार नोटिस किया था, मेरे पापा भी एक चीज़ देख रहे थे जिसकी वजह से उन्होंने मुझे यहाँ भेजा कि बाकी जो डे स्कूल्स होते हैं उनमें मैंने देखा था कि वहाँ पे जो केवल एजुकेशन पे केवल फोकस किया जाता था, पर यहाँ पे मोरल वैल्यू सीखने को मिलती है। हम यहाँ अपने कल्चर पे ध्यान देते हैं और हमें अपने हेल्थ के ऊपर भी चीज़ें सिखाई जाती हैं जो बाकी स्कूलों में नहीं सिखाई जाती। तो मुझे यहाँ पे जो सबसे पॉजिटिव चीज़ लगता है कि जो मैंने आज तक एडमिशन करा है उसमें सबसे अच्छा चीज़ यही लगता है कि मुझे एजुकेशन के अलावा मुझे और भी चीज़ें सीखने को मिली अपनी लाइफ में, जो कि मेरे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में और मेरे अपने खुद के आत्मविश्वास को बढ़ाने में बहुत मदद की। तो दिव्यांश, तो मैं सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा क्योंकि आपका सिलेक्शन हो गया नीट में, जिसमें कि 24-25 लाख के बराबर स्टूडेंट्स देते हैं, और उसमें से लगभग 10,000 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एम्स के आसपास में जा पाते हैं, और लगभग इसमें 55,000 के आसपास में सिलेक्शंस होते हैं, और कुछ सीट्स जो हैं MBBS गवर्नमेंट कॉलेजेस में ही मिल पाते हैं, जिसमें से आप एक सिक्योर किए हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। तो सबसे पहले आप उसके बारे में बताइए कि कैसा आपका वहाँ पे जर्नी है। सबसे पहली बात, आप MBBS फील्ड में घुसना एक खुद के लिए बहुत गर्व की बात होती है। तो एक डॉक्टर बनना और उसकी वजह से अपने के माँ बाप को बहुत अच्छी खुशी मिलती है। एक डॉक्टर बनने का जो सपना जब पूरा होने वाला होता है, जब आप स्टार्ट करते हैं, आप उस फील्ड में एंटर करते हैं। 5th क्लास में तुमने एडमिशन कराया था, वो टाइम में सबसे अच्छा डिसीजन रहा था जो मेरे पिताजी ने स्वामी जी के शरण में मुझे यहाँ पे भेज दिया। फिर सर 12th क्लास की बात है, जब मिड टर्म चल रहा था हमारे 12th क्लास का, तो तब तक हम पढ़ाई तो करते थे पर हमारा कोई लक्ष्य नहीं था। हम जितना हमें डेली का काम मिलता था, जितना हमें जो रोज हम डेली बेसिस हर जो बच्चे पढ़ते वो पढ़ाई भी करते थे, पर हमारा कोई लक्ष्य नहीं हुआ करता था। फिर टाइम टू टाइम जैसे फिर 12th के मिड के आसपास की बात है, जब PCA हमारे स्कूल में आया, तो वहाँ के जब टीचर्स हमने मिला, टीचर्स ने हमें मोटिवेट किया कि नीट के लिए पढ़ो, तुम कर सकते हो, उसका महत्व हमें समझाया। तो हमें लगा हाँ, हम क्यों नहीं उसकी तैयारी कर रहे जब हर चीज़ हमारे पास है, जब टीचर हमें पढ़ाने आ रखे हैं। तब जाके हमारे अंदर भी एक दीप ज्वलित हुई और हमने फिर अब उसके ऊपर नीट की तैयारी करने की हमने सोची। और इसके बारे में मैंने अपने पिताजी से संपर्क किया कि पिताजी आप बताइए कि मैं तैयारी करना चाहता हूँ नीट की, ऐसा टीचर बोल रहे कि हम कर सकते हैं, मेरा भी मन कर रहा है कि मैं क्यों ना करूँ, बाकी बच्चे अगर तैयारी करके अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में जा सकते हैं, फिर मैं क्यों ना तैयारी करूँ। पिताजी ने मुझे बात समझाया और कहा बहुत अच्छी बात है, तुम तैयारी करो। और मैंने उनसे ये भी पूछा कि मैं कहाँ करूँ, क्या अच्छा रहेगा मेरे लिए, क्या यहाँ पे करना अच्छा है कि बाहर मैं कोटा जाके करूँ। तो उसके कई सारे फैक्टर्स को मेरे पिताजी ने देखा और मुझे समझाया कि बाहर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो रखा है, वहाँ पे जो पढ़ाई एक टाइप का बिजनेस बन गया है। और वो बोले यहाँ पे ना पढ़ने से अच्छा रहेगा कि यहाँ पे बच्चों का स्ट्रेंथ कम है, तो टीचर 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकते हैं बच्चों के साथ, जिससे कि तुम्हारा आगे जाके तुम्हें अच्छे से चीज़ें कॉन्सेप्ट डेप्थ में तुम्हें समझ में आएंगी। तो मुझे भी लगा हाँ ये पॉइंट्स अच्छे हैं। ऊपर से क्योंकि
मैं आर्चरी क्लब में पढ़ते हैं, मेरा एक अच्छा रूटीन बन गया था यहाँ पे, तो इसके साथ मुझे वो चीज़ मैनेज करना भी ईजी रहता। इन्हीं टीचर के साथ जो नए टीचर्स आए थे उनके साथ मैं अच्छे से हो पाता है। इन कारणवशों से मैंने पीसीए ज्वाइन किया था। अप्रॉक्सीमेट 12th मीट की बात है ये। फिर अच्छा, मैंने अपनी नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट की वहाँ से। तो अभी आप कहाँ पे एडमिशन लिए हुए हैं, थोड़ा आप उसके बारे में भी जानकारी दें। जी, इस साल मेरा एडमिशन शोभन सिंह जिन्ना गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च अल्मोड़ा में हो गया है। अभी जस्ट मैं वहाँ से एडमिशन करा के आया था अपने टीचर से आशीर्वाद लेने के लिए। तो मैं इसमें एक चीज़ ये भी जानना चाहता हूँ, मैं वैसे तो डिटेल में हर चीज़ के बारे में आऊँगा कि किस तरीके से यहाँ पे आपके शेड्यूल्स होते हैं, किस तरीके से फैकल्टीज़ आप पे ध्यान देते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में मुझे डिस्कस करने हैं। तो मैं सबसे पहला इस चीज़ के बारे में जानना चाहूँगा कि जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, सबसे पहले वो सिलेबस को लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। वो सोचते हैं कि हमें इतना सारा सिलेबस कवर करना पड़ेगा 2 साल में, और आपने भी इन सिलेबस को कंप्लीट किया और काफ़ी अच्छे तरीके से किया है। और आई थिंक जैसे मेरी आपसे बात हुई थी पहले भी, तो आपने काफ़ी कम समय में इस चीज़ को कंप्लीट किया है। तो इस चीज़ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? स्टूडेंट्स को आप क्या बताना चाहेंगे? क्या सही में सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट होता है? क्योंकि फिज़िक्स होते हैं, केमिस्ट्री होते हैं, बायो होते हैं, और बायो में अपने आप में वास्टनेस है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर मेडिकल फील्ड में आप जा रहे हैं, तो बायो आपका और भी अच्छा होना चाहिए। तो आप बच्चों को इसमें क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? क्या उसकी स्ट्रैटेजी रहेगी? किस तरीके से वो पढ़ाई करना चाहिए उसको? जी सर, जैसे आपने बोला कि मुझे सिलेबस बहुत वास्ट होता है, स्पेशली ये नीट का सिलेबस, मेरे पास टाइम भी बहुत कम था। सर ये बात मैं बता रहा हूँ, जब 12th मीट में जब हमने पीसीए ज्वाइन किया था, जब हमने पीसीए से भी हम जब टीचर्स ने हमें मोटिवेट किया, जब हमने वो पढ़ाई शुरू की नीट की, जब हमने अपना लक्ष्य सिद्ध कर लिया कि हाँ हमें नीट करना है, हमें एक अच्छा डॉक्टर बनना है और एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में मुझे जाना है, तब जैसे हम प्रिपरेशन कर रहे थे तब बीच में कई बार मैंने भी सोचा था, मेरे मन में एक संकोच उठा था कि क्या मैं 7 महीने में नीट निकाल सकता हूँ। क्यों, तो मेरे पास सिर्फ 7 मंथ का एक टाइम पीरियड बचा हुआ था, जहाँ बाकी जगहों पे बच्चे 2-2 साल लेके प्रिपरेशन करते हैं, वहाँ पे मुझे सिर्फ 7 मंथ्स मिले थे प्रिपरेशन करने के लिए। पर फिर भी मैंने एक सोचा और मैंने जिसके बारे में टीचर से बात की, तो टीचर ने मुझे समझाया कि अगर कोई बच्चा अपने लगन से, अपने मेहनत से कोई भी कार्य करना चाहे तो अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर सकता है। और उन्होंने ये भी समझा, जिस प्रकार अर्जुन अपने निशाना एक सिद्ध कर रखा था, तभी उन्हीं का तीर केवल जाके चिड़िया के आंख में लगा। ठीक उसी प्रकार उस चीज को मैंने अपने अंदर धारण किया और मैंने अपने लक्ष्य को सिद्ध करके मैं उस पर कार्य करना तभी शुरू कर दिया। और गीता में ऐसा कहा गया है कि अपने फल का चिंता कभी नहीं करना चाहिए, आप केवल पुरुषार्थ करते रहिए, जो फल मिलना हो वो आपको मिलेगा, और चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। बहुत सही कहा दिव्यांश आपने, सिर्फ कर्म करते रहें और फल की चिंता ना करें। और ये सबके लिए आई थिंक प्रेरणा है कि अगर आप किसी भी चीज़ के लिए अच्छे तरीके से मेहनत करते रहेंगे, तो अंततः जा कर के वो आपको प्राप्त होगी ही होगी। तो अगर मैं स्टूडेंट्स के हिसाब से बोलना चाहूँ कि अगर स्टूडेंट्स, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घबरा जाते हैं, जैसे कि मैं अपने स्टूडेंट्स टाइम की बात करूँ, तो उस समय मैं इंजीनियरिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, तो फिजिक्स भी होते थे, केमिस्ट्री भी होते थे, मैथ्स भी होते थे, और तीनों 11th-12th में जो वास्टनेस थी बहुत ज़्यादा थी। और शुरुआत में तो मैं मेडिकल स्ट्रीम लेने से घबरा गया था, क्योंकि बायो अपने आप में एक वास्ट सब्जेक्ट होता है, और उसमें खास करके ऐसा मुझे लगता है कि रटना बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं आपसे थोड़ा-सा इसमें ये जानना चाहता हूँ, क्या बायो में सही में बहुत ज़्यादा रटना होता है, या फिर उसके कुछ और भी विकल्प होते हैं, दूसरे तरीके से भी किए जा सकते हैं? सो थोड़ा-सा आप इसके बारे में बताइए। सर बात तो आपने ये सही की कि बायो बहुत वास्ट होता है, बायो वास्ट होता है, भले फिजिक्स में हमें बहुत डीप कंसाइज में पढ़ना होता है, केमिस्ट्री में वो दोनों चीज ही हैं, बायो में वास्टनेस बहुत है, पर हमें बायो में ये मैटर करता है कि आप चीजों को समझ के कैसे कर रहे हैं। आप ये मान के चलिए, आप डॉक्टर हैं, आप डॉक्टर बन चुके हैं, आप डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, आप अगर उस तरीके से अपने आप को मानते हैं तो आपका खुद का वो पढ़ने में उसमें मन लगता है, जिसकी वजह से आपकी जो याद करने की क्षमता होती है बढ़ जाती है। और बायो को केवल रटा नहीं जा सकता, उसको समझने का तरीका, कई सारी चीजें कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होती हैं बायो में भी। तो अगर हम चीजों को एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ते हैं, उनको अच्छे से समझते हैं, फिर उनका अगर याद करते हैं, तो वो हमारे लिए एक ईजी वे होता है कि बायो को याद करने का। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। सो बायो को भी आप रटने की बजाय उसको समझ करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा।
तो इसके बाद मुझे दूसरा सवाल था, आपने जैसा कहा कि इसमें मेहनत लगती है, तो इसमें क्या पहले अटेम्प्ट जो कि 12th के साथ होते हैं, पहले अटेम्प्ट में क्या निकालना संभव होता है? क्योंकि मेडिकल में मैं देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स रिपीट करते हैं, कभी 1 साल रिपीट कर रहे हैं, कभी 2 साल रिपीट कर रहे हैं, 3 साल रिपीट कर रहे हैं। तो क्या पहले साल में सिक्योर कर पाना संभव हो पाता है क्या? क्या दूसरे साल की ज़रूरत पड़ती है और क्या ड्रॉप लेना चाहिए? जैसा कि आपने बताया कि क्या पहले साल में ये चीज़ या दूसरे साल में संभव है कि नहीं, अभी हमें ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं। मैंने ऐसा पहले भी बताया था कि अगर बच्चा कोई भी अगर अपने आप को डिटरमाइंड कर रखा है कि उसे वो चीज़ करना ही है, वो चाहे तो उसे एक फिक्स टाइम पीरियड में वो चीज़ कर सकते हैं। ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है कि वो बच्चे मेहनत कैसा कर रहे हैं, उनका क्या लक्ष्य, वो उस पर जाना चाहते भी हैं कि नहीं। मुझे 7 मंथ्स मिले थे स्टार्टिंग प्रिपरेशन के लिए, तो मैं भी ये सोचा था कि यार बच्चे 2 साल मेहनत करते हैं, तब भी कई बार कुछ बच्चों को ड्रॉप लेना पड़ता है। पर मैं अगर वो सब चीज सोचा था, पर मैंने उस पर कार्य नहीं किया। मैं सोचा अगर बच्चे 2 साल में करते, क्यों ना 7 महीने में करके कुछ नया करूं। क्या क्यों नहीं मैं अपने अंदर के जो मैक्सिमम पोटेंशियल है उसको जगाऊं। क्यों ना मैं अपनी चीजों को अच्छे तरीके से ऐसे मैनेज करूं कि मैं 7 महीने में वो चीज पॉसिबल करके दिखाऊं। क्योंकि जब तक हम किसी चीज के लिए प्रयास नहीं करेंगे वो चीज पॉसिबल हो ही नहीं सकती। तो ये सब स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है कि बच्चा अब कितना उस चीज से डिटरमाइंड है, उसका मनोबल कितना उस चीज को करने के लिए। तो इसी प्रकार मैंने फिर 7 महीने में मैंने भी कोशिश की। अगर मैं 7 महीने में कोशिश कर सकता हूँ तो बाकी बच्चे भी 1-2 साल में जरूर कर सकते हैं। तो मतलब बच्चों को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जी। अगर आप लगे हुए हैं, आपकी इच्छा है करने की और आप उस पे डटे रहें तो सफलता बिल्कुल मिलेगी ही मिलेगी। तो दूसरा चीज़ मुझे ये जानना था कि आप पीसीए जो पतंजलि एकेडमी है, उसको आपने ज्वाइन करने के लिए क्यों सोचा? क्योंकि बाहर में भी दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं और वहाँ पे भी चीज़ें पढ़ाए जाते हैं। तो आपको इसमें ऐसा क्या डिफरेंस नज़र आया और आपने इसको क्यों चूज़ किया? जैसे कि मैंने बताया था, मैं पिताजी से मैंने से संपर्क किया था कि क्या मेरा बाहर पढ़ना या यहाँ पे मैं कोचिंग ज्वाइन करूँ, इनमें से क्या बेहतर रहेगा। तो उन्होंने कई सारी चीज़ों को देखा था और मुझे समझाया, बेटा तुम बाहर पढ़ते हो तो बाहर जो है ना डाउट वगैरह का बहुत, डाउट सॉल्विंग में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। बाहर का क्या, मेरे भी कई दोस्त थे जो पहले से सीनियर भैया थे, उनसे मेरी बात होती थी, वो बताते थे जो बाहर पढ़ते थे कि डाउट के टाइम पे क्या होता था, जब क्लासेस चलती थी उसी के बीच में उन्हें डाउट का भी टाइम मिलता था, या क्लासेस जैसी खत्म हो गई जस्ट उसके बाद 1 आवर मिलता था उन्हें डाउट के लिए। और उतने सारे बच्चों का जो क्लास होता है वो 1 घंटे में कुछ ही टीचर से डाउट क्लियर नहीं हो पाता था। तो कई बार वो एक दूसरे से डाउट क्लियर किया करते थे, जिसमें उन्हें दिक्कत हुआ करता था। पर यहाँ पे फिर मेरे पिताजी का ये कहना था, यहाँ पे क्योंकि बच्चे कम है, स्ट्रेंथ कम है बच्चों की, तो टीचर तुम्हें अच्छे से इंटरेक्ट कर सकते हैं, तुम अच्छे से डाउट क्लियर कर सकते हो। और बाहर ऐसा भी है कि फोन कल्चर बहुत ज्यादा यूज होता है। फोन का एक अलग ही मतलब बच्चों में क्रेज है कि यार फोन है तभी हम फोन से पढ़ेंगे, फोन से एक अच्छी पढ़ाई होती है। मेरा ऐसा मानिए, अगर गुरुदेव तुम्हारे सामने है, तुम्हें अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, तो फोन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, वो सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन का तरीका है। तो इससे पहले मेरी राघव गुप्ता से भी बात हुई थी, तो उसने भी मुझे ये बताया था कि यहाँ पे मोबाइल फ़ोन्स वगैरह अलाउड नहीं है। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ, छात्र वगैरह जनरली ऐसा बोलते हैं कि मोबाइल्स की आवश्यकता होती है लेक्चर नोट्स देखने के लिए, वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए, कुछ चीज़ें पढ़ने के लिए। और इवन आज तक तो अब ऐसी आ गई है टेक्नोलॉजी कि आप फ़ोटो खींच करके डालें, सॉल्यूशन आपके पास खुद ही खुद निकल करके आ जाता है। तो क्या ये सारी चीज़ आपके लिए सही है या नहीं है? क्या मतलब स्टूडेंट को इसको यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जी, आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला। टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी आ गई है कि बच्चे क्वेश्चन देते हैं, उन्हें स्कैन करते हैं और उसका सोल्यूशन आ जाता है। पर एक बात इसमें देखने की, गौर करने की ये है कि अगर वो बच्चा वहां से क्वेश्चन स्कैन करके आंसर निकाल लेता है, वो देख के समझ गया चलो कर लिया, वो चीज उसके दिमाग में सेट नहीं हो पाती। अगर वही आप किसी से कोई चीज समझते हैं, जैसे अगर टीचर कोई डाउट समझाता है तो वो आपके दिमाग में अच्छे से बैठता है, वो लॉन्ग टाइम मेमोरी का काम करता है, क्योंकि आप टीचर वहां पे समझते हैं, फिर उसे फिर दोबारा देखते हैं, और फिर आप उसे जब दोबारा करेंगे तो 3 बार वो प्रैक्टिस होने की वजह से वो आपके दिमाग में लॉन्ग टाइम मेमोरी में सेट हो जाता है, वो आपको लॉन्ग टाइम में हेल्प करता है। और बाकी ऑनलाइन करने में क्या, आपने बस एक बार देख लिया, सॉल्यूशन आ गया, आपको डायरेक्ट इजी वे मिल गया, आपने अप्रोच नहीं किया।
और टीचर सामने आएंगे, टीचर आपसे पूछेंगे इसे करना कैसे है, आपको खुद आप टीचर आपसे पहले क्वेश्चन करेगा कि तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो। अपनी कमियों को वहाँ पे दूर करने का आपको एक मौका मिलेगा जो कि ऑनलाइन आप करके नहीं कर सकते हैं। और जब बात करते हैं हम ऑनलाइन पढ़ाई की, ऑनलाइन पढ़ाई अवेलेबल है जहाँ पे बहुत रिमोट एरिया है जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, उन रीजनों से ऑनलाइन में उन्हें सब चीजें कंटेंट अवेलेबल होता है, तो उनके लिए वो बून है, अच्छा है। पर क्या जिन बच्चों का वो टीचर से डायरेक्ट अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप फोन से पढ़ सकते हैं पर आप वो चीजें उतना अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता। और दूसरी बात यह है कि टीचर से आपको मानिए किसी ने आपसे क्वेश्चन, आप क्लास में पढ़ रहे थे, आपको कोई डाउट आया, आप उसी वक्त एट द इंस्टेंट आप टीचर से पूछ सकते हैं सर मुझे समझ आप दोबारा अच्छे से बता दो, तो डायरेक्ट सिंपल उस चीज को रिपीट ना करके वो आपको अच्छे से बताएंगे। तो ये एक बेनिफिट मुझे लगता है कि ऑफलाइन कोचिंग में ये चीज अच्छा होता है कि आप कोई भी चीज को दोबारा पूछ सकते हैं, उसे डीपली आप अच्छे से दोबारा समझ सकते हैं, अगर आपको तब भी नहीं आ रहा अपने दोस्त से कंसल्ट कर सकते हैं वहीं पे। तो इस तरह से आपका एक जो चीजों को समझने का नजरिया होता है, जो तरीका होता है वो अच्छा होते जाता है, तो आप चीजों को डीपली समझते हैं जिससे आपके आगे जो गलती करने के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। बिल्कुल, जैसे कि कहते हैं कि अगर आप किसी के साथ बिल्कुल आई कांटेक्ट करके बात करते हैं, तो आपका फोकस बना रहता है और आपको चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आती है। तो शायद इसीलिए फिज़िकल एजुकेशंस अगर या फिर आप किसी शिक्षक के सामने जाकर के चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिवनेस आती है। तो अभी आप एमबीबीएस करने जा रहे हैं, तो इसके बाद आपका क्या लक्ष्य है? इसके बाद मेरा लक्ष्य है कि मैं एक अच्छा पहले डॉक्टर बनूं, एक अच्छा व्यक्तित्व लाना ही सबसे अच्छे डॉक्टर की खासियत होती है। फिर मैं उसके आगे उसके ऊपर रिसर्च करना भी स्टार्ट करना चाहता हूँ कि उसकी चीज़ों के पीछे का साइंस के और उसके पीछे और क्या चीज़ें होती है जिसकी वजह से ये चीज़ और अच्छे से हो सके, ताकि मैं आगे जाके जो हेल्थ सेक्टर है उसमें और अच्छा अपना कंट्रीब्यूशन दे सकूँ। अच्छा, मुझे इस चीज़ को भी जानना था कि क्या कोई विद्यार्थी अगर नीट क्रैक करता है, क्रैक करने के बाद उसका सिलेक्शन हो गया, तो फिर काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है। क्या सिलेक्शन होने के बाद उसे पूरा रिलैक्स हो जाना चाहिए या फिर उसके बाद भी बहुत सारे ऐसी जानकारी हैं जिसको उसको हासिल करना चाहिए? रिलैक्स तो लाइफ में हम कभी हो ही नहीं सकते। लाइफ में अगर आप जितना करते रहेंगे आप उतना अच्छे ऊपर जाते रहेंगे। जैसे कि आपने नीट का पेपर दे दिया, तो उसके भी कई सारी चीजें होती है जो हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि काउंसलिंग का तरीका क्या है। अगर आपको पता ही नहीं, आपने काउंसलिंग बैठ के आपने कुछ गलत कर दिया, तो आपकी साल भर की मेहनत बेकार हो सकती है पल भर में। तो सब नीट के बाद मेरा तो सब बच्चों से ये सुझाव रहेगा कि वो पहले पता करें कि काउंसलिंग होती कैसी है, कि आप कैसे कैसे काउंसलिंग करा सकते हो, उसमें प्रोसीजर क्या होता है, कि आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं। क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे हर चीज में एक्टिव रहते हैं, हर चीज रेडी रखते हैं, पता कर लेते हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं हो पाते हैं, उनको सीट अलॉट भी हो जाती है पर डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर न होने की वजह से उनका एडमिशन कैंसिल हो जाता है। तो सबसे मेन जरूरी होता है कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपने चेक करके रखें, सारे डॉक्यूमेंट्स पहले ही बनवा लें, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनने में बहुत टाइम लगता है। और हमें काउंसलिंग के क्या तरीके हैं, हम कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या कुछ गलती ना हो, वो सब हमें पहले ही देखना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें कुछ गलती होती है तो हो सकता है चांस है कि आपकी एडमिशन कैंसिल हो जाए, आपका जो साल भर का मेहनत है वो बेकार हो जाए। तो दूसरी चीज़ मुझे इसमें ये जाननी थी कि आप बताइए दिव्यांश कि आपका जो प्रिपरेशन था, नीट का प्रिपरेशन, आपने थ्रू आउट द ईयर किस तरीके से किया और इसमें आपको जिस एकेडमी की हम लोग बात कर रहे हैं, तो वो एकेडमी ने आपको किस तरीके से हेल्प किया? आपकी थ्रू आउट द ईयर क्या प्लानिंग थी? आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी? और किस तरीके से आपने ये बायोलॉजी हो या फिर आपका फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, आपने उसको किस तरीके से कंप्लीट किया? जैसे कि पहले मुझे 7 मंथ्स मिले थे प्रिपरेशन के लिए। उस दौरान जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो कई चीज़ें मैंने नोटिस किया। पहला की है, मैं एक नीट क्रैक कर सकता हूँ, मेरे में वो क्षमता है। और जैसे जैसे मैं वो प्रिपरेशन करता गया मुझे अंदर से कॉन्फिडेंस आया था, भले इस बार टाइम ना हो, मैं अगले साल अगर अच्छे से कोशिश करूँ तो मैं चीज़ जरूर कर सकता हूँ और मैं एक अच्छा डॉक्टर बन सकता हूँ, एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में अपना एडमिशन करवा सकता हूँ। और जब मैं एक साथ प्रिपरेशन करता था तो मेरा एक पूरा रूटीन रहता था, मैं हर एक काम रूटीन से करता था, मेरा वो एक फिक्स टाइम होता था हर चीज़ को करने का। और मेरे पिताजी ये भी कहते थे और कई बार मेरी माताजी भी कहती थी कि अगर आप कोई भी कार्य करते हैं, एक कार्य को करें लेकिन अच्छे से करें, एक फिक्स टाइम में जरूर करें, उससे आपकी एक खुद में आपको मोटिवेशन मिले कि हाँ मैं इतना काम मुझे था मैंने इतने टाइम में कर लिया, तो आप अगले दिन के लिए और उत्साहित होंगे। आप अंदर से चाहेंगे कि चलो अब मैं कल और अच्छा टारगेट लेता हूँ, मैं उसे और अच्छे से कंप्लीट करूंगा। तो यही एक बच्चों का, अगर बच्चों ऐसे माइंडसेट पे काम करे ना तो उनका धीरे धीरे प्रोग्रेस होना जरूर है।
तो दिव्यांश, आपने अभी एक बात मेंशन किया कि जो यहाँ पे शेड्यूल था उसको आप अच्छे तरीके से फॉलो करते थे और उसको फॉलो करते हुए आपने ये सफलता हासिल की। तो मैं सबसे पहले इस शेड्यूल के बारे में जानना चाहता हूँ कि आपका शेड्यूल कैसा रहता था, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने बात किया था और उसने भी काफ़ी चीज़ें बताए थे। तो आपके द्वारा मैं इस चीज़ को एक बार फिर से जानना चाहता हूँ। शेड्यूल मेरा, पहली बात मैंने जो मेरा शेड्यूल था वो मैंने अपना फिक्स कर रखा था कि मुझे सुबह 4:30 के आसपास उठना था। फिर मैं अपना योग करता था। योग के बाद मैं आके अपना सुबह के टाइम पे पढ़ने बैठ जाता था। योग के बाद फिर स्नान वगैरह आदि करके मैं हवन करता था। हवन के बाद फिर मैं पढ़ने बैठ जाता था सेल्फ स्टडी करने के लिए, कि जो मैंने कल तक क्या पढ़ा है उसे मैं पूरा रिवाइज करता था उस टाइम पे, क्योंकि वो जो सुबह का टाइम होता है, ब्रह्म मुहूर्त का जो टाइम होता है, वो सबसे अच्छा होता है किसी भी चीज को रिगेन करने के लिए, रिटेन करने के लिए। तो मैं उस टाइम पे रिवीजन का काम किया करता था सुबह के टाइम पे, ताकि जो मैंने कल तक जो भी पढ़ा वो सब मुझे दोबारा रिकॉल हो जाए, और जब टीचर मुझे उसके आगे पढ़ाएं तो मुझे इजिली समझ में आने लगे और मैं उन चीज़ों को अच्छे से कनेक्ट कर पाऊँ। फिर उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट वगैरह हुआ करता था अप्रॉक्स 9 o'clock के आसपास, तब तक हमारी सेल्फ स्टडी चलती थी। फिर उसके बाद 9 o'clock से लेके 2 o'clock तक हमारी कोचिंग चलती थी। फिर 2 o'clock के बाद लंच हो जाता था, और लंच के बाद फिर हम जो रेस्ट टाइम होता था तो उसमें हम बस 15 मिनट्स के लिए मेडिटेशन किया करता था मैं, ताकि मुझे एक प्रॉब्लम थी कि मैं पढ़ाई को और मुझे कंसंट्रेशन में बहुत दिक्कत होती थी। मैं कुछ भी पढ़ता था, मेरा ध्यान कभी कहीं और चला जाता था। तो इसी वजह से मैंने लंच के टाइम का जो टाइम होता था मैं उसमें बैठ के मेडिटेशन करता था, जिसके बाद मेरी पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती थी और उसके बाद मेरा मन शांत हो जाता था, ताकि जो दिन भर मैंने पढ़ा है अब उसके बाद मैं अच्छे से फिर से रिफ्रेश एनर्जी के साथ पढ़ाई कर सकूँ। फिर उसके बाद से मैं 15 मिनट मेडिटेशन करता था। मेडिटेशन के बाद मैं फिर हमारी सेल्फ स्टडी का टाइम स्टार्ट हो जाता था। मैं उसके बाद से लगातार शाम तक पढ़ता था। फिर शाम को मैं उसमें अपने जो मुझे दिन में मैंने पढ़ा होता था, मेरा वो पहला काम होता था, मैं उसे रिवाइज करता था। उसके बाद रिवाइज करने के बाद शाम जब होता था तो मैं 15 से 20 मिनट्स के लिए बाहर जाता था रनिंग पे, ताकि मैं अपने आप को और फिजिकली फिट रख सकूं और मैं अपने उसके बाद मैं रिलैक्स हो जाऊं, ताकि मैं जो शाम को पढ़ाई करूँ वो मैं अच्छे तरीके से हो। फिर उसके बाद मैं आके बात वगैरह करता था और उसके बाद फिर मैं डिनर करने जाता था। डिनर करने के बाद हमारा शयन मंत्र हुआ करता था, और शयन मंत्र में मेनली हम भगवान से ये प्रार्थना करने थे कि आपने जो दिन भर में एनर्जी दी है, एक पॉजिटिव एटमोसफेयर हमें दिया और हमें जो यहाँ पे एक अच्छा माहौल दिया, ताकि एक हम तरीके से पढ़ाई कर सके, एक क्लास बैठ के पूरे टाइम एकाग्र रहे। और शाम को हम प्रार्थना करते थे और भगवान को धन्यवाद बोलते थे। फिर उसके बाद डिनर के बाद, प्रार्थना के बाद, शयन मंदिर के बाद हम जाते थे अपने सेल्फ स्टडी के लिए। तो सारा होमवर्क करने के बाद जब मैं बेड टाइम होता था तो मैंने एक चीज मैंने बहुत पहले सीखी थी अपनी माता जी से, कि रात में जब तुम कुछ भी पढ़ते हो, दिन भर में जो तुमने कुछ भी किया, रात में जैसे तुम बेड पे लेट गए, सब लाइट वाइट बंद कर दी, बेड पे लेट गए, फिर तुम्हें क्या करना है, जो तुमने दिन भर पढ़ा है, जो टीचर ने उसमें पढ़ा है, बस तुम्हें अपने दिमाग में चीज सोचते हुए जाना है। सोचते रहो, फिर तुम सो जाओगे, ना पता भी नहीं चलेगा, जो तुम्हारा टाइम भी बच जाएगा, तुम तुरंत जल्दी सो जाओगे, एक अच्छी नींद आ जाएगा और तुम्हारे दिमाग में वो चीज रहेगा कि हाँ तुमने ये कल पढ़ा था, और चीज रिफ्रेश हो जाता है वो, जो कि बहुत एक अच्छा लगा मुझे वो चीज, और मैं वो चीज प्रैक्टिस किया करता था। पढ़ाई के साथ अगर आपका बाकी चीज हेल्थ बैलेंस नहीं है तो आप वो पढ़ाई उतने अच्छे इफेक्टिव वे में नहीं कर सकते। अच्छा जी, तो जैसे कि आपने पहले भी मेंशन किया कि यहाँ का मोटो है शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कार, और ये तीनों चीज़ यहाँ पे अच्छे तरीके से भरपूर मात्रा में दिए जाते हैं। तो शिक्षा के बारे में तो आपने काफ़ी अच्छे तरीके से बताया। मुझे स्वास्थ्य के बारे में भी थोड़ा जानना है कि स्वास्थ्य पे कैसे ध्यान दिया जाता है? योगा भी यहाँ पे कराए जाते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। आचार्य से जो मैंने सबसे अच्छा चीज सीखा ना, वो योग और यज्ञ ही है। योग से आप अपने आप को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, तीनों तरीके से आप अपने को बैलेंस कर सकते हैं। योग कोई भी, एक छोटा बच्चे से लेके कोई भी बुजुर्ग भी कर सकता है, और उससे आप अपने आप को बैलेंस लाइफ में उसको आप सेटल कर सकते हैं। हमारा सुबह के टाइम पे जो हम योग करते थे, क्योंकि वो जो टाइम होता है ना, सुबह ब्रह्म मुहूर्त का जो टाइम होता है, जी। उस टाइम पे अगर योग हम करते हैं या फिर पढ़ाई करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, तो उस टाइम पे हमारी बॉडी एक पीक पोटेंशियल पे होती है कि हर चीज को गेन करने का हमारे पास एनर्जी होता है, क्योंकि इससे पहले हम रिलैक्स हो चुके होते हैं। इसके वजह से हम एक अच्छा, हमारे पास वो टाइम होता था कि हम कम टाइम पीरियड में ज्यादा ज्यादा गेन कर सकें। तो मेरा ये मानना है, अगर कोई सुबह उठ के योगा करता है तो वो उसके लिए वो दिन भर के लिए एक्टिव एनर्जी का काम करता है वो योग। तो मेरा तो सबसे ये विनती रहेगा कि वो खुद भी योग करें और सबको कराएं। अगर उन्हें बाकियों से अगर अच्छा करना है, अपने आप को और
चीजों से और अपने पोटेंशियल को और अच्छे से जानना है, और सुबह अच्छे से योग करें और सुबह अच्छे से पढ़ाई करें, क्योंकि उस वक्त जो पढ़ाई करने से जो आपका जो टाइम मैनेजमेंट होता है ना, क्योंकि आप उतने ही कम टाइम में आप ज्यादा गेन कर लेते हैं, तो ये एक अच्छा पॉइंट होता है कि आप वहां से बाकी बच्चों से आप आगे निकल सकते हैं। स्टूडेंट लाइफ में जैसे बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जिसको नींद की काफ़ी ज़्यादा समस्या होती है, वो काफ़ी ज़्यादा सोते हैं। तो मेरा आपसे इसमें 2 सवाल है कि अगर कोई एक साधारण छात्र है जो कि एक एवरेज स्टूडेंट है और काफ़ी मेहनत करता है और उसको कितना घंटा कम से कम पढ़ाई करना चाहिए और उसको कितने घंटे के लिए सोना चाहिए? क्योंकि बोलते हैं कि अगर आप सोएंगे अच्छे तरीके से नहीं तो आपकी दिमाग की एफिशिएंसी भी अच्छे तरीके से वर्क नहीं करेगी। तो कितना घंटा उसको मिनिमम सोना चाहिए और कितना देर की स्टडी करनी चाहिए और आपने क्या किया था इस चीज़ के लिए? जैसा कि मैं बता रहा था, आपने जो ये पॉइंट बोला कि बच्चों को नींद वगैरह बहुत आती है, ये सेम सिचुएशन मेरे साथ भी था। मुझे भी सोने में मतलब कभी मुझे जब पढ़ाई करने का मन नहीं करता तो कई बार मुझे नींद आने लगती थी, मैं सो जाता था। मेरा जो वीकनेस था वो मेरा सोना ही था। तो मैंने इस पे काबू करने के लिए सबसे पहले मैंने मेडिटेशन शुरू किया था, ताकि मैं अपने दिमाग पे, अपने मन पे, अपने विचारों पे काबू कर सकूं। और बात है सोने की, मेरा ये मानना, अगर आप किसी भी चीज को एफिशिएंट वे में करना चाहते हैं, आप उसमें उसकी 100% एफिशिएंसी देखना चाहते हैं, तो उसका सबसे अच्छा तरीका, आप एक प्रॉपर टाइम में स्लीप लें, एक फिक्स टाइम पे स्लीप लें और एक पर्टिकुलर गैप टाइम के लिए आप स्लीप लें। मेरा जो कि मैं करता था, मैं 6 आवर की स्लीप हमेशा लेता ही था। कभी ज्यादा देर हो गया तो उसको कहीं और से मैं मैनेज करके रात में देर तक जग के पढ़ता था। अगर मैं सुबह देर से उठ गया सो के कभी गलती से, तो मैं वो जो टाइम जितना एक्स्ट्रा में सोता था उसको मैं रात में एक्स्ट्रा जग के कवर करता था, ताकि वो मेरा टाइम वेस्ट न जाए। मेरा एवरेज जो टाइम था स्लीप करने का 6 आवर था, और उसके बाद जितना टाइम था उसमें, उसका जितना मैक्सिमम जो टाइम हुआ करता था वो मैं अपने पढ़ाई में ही देता था। बाकी चीजों से मैंने फिर अलग हट गया था, क्योंकि अगर किसी भी चीज को करना है, अगर आप उसमें एक चीज को अच्छे से करेंगे तो आप उसमें जो सफलता हासिल कर सकते हैं, मेरा ऐसा मानना था। इस वजह से मैं पढ़ाई के साथ प्रॉपर बस योगा, पढ़ाई, अपने टाइम पे भोजन करना और टाइम से सोना, ये 4 चीजों पे मेरा मेन रूटीन रहता था, कि इसकी वजह से मैं अपने आप को रेडी रखता था हर अगले काम के लिए। तो अगर कोई विद्यार्थी सुबह उठ कर के योगा करता है, जैसा कि आप करते थे, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ क्योंकि आप इस चीज़ से होकर के बाहर निकले हैं, गुजर चुके हैं इस चीज़ के थ्रू, तो क्या ये सही में कारगर होता है कि आपकी नींद जितनी 7 घंटे या 8 घंटे की चाहिए होती है, वो 6 घंटे में ही पूरे की पूरी हो जाती है? क्या ऐसा संभव हो पाता है? जी, मैंने जैसा आपको बताया, हम आचार्य क्लब में जब आए थे, तो मेरा सबसे जो बेनिफिट पॉइंट था ये योग ही था। क्यों? क्योंकि योग जब हमने बाल्यकाल से, अब जब हमने योग करना शुरू किया, जो योग के प्रति हमारा लगाव रहा, उसकी वजह से हम एक रूटीन में ढल चुके थे। वो 6 घंटे सोने से हमारी जो एनर्जी थी वो पूरी रिगेन हो जाती थी। क्यों? क्योंकि हम उसके बाद योग करते थे। योग की वजह से हम अपने आप को फिट रख पाते थे। तो मेरा ये मानना है कि हाँ, अगर आप प्रॉपरली हर चीज टाइम से कर रहे हैं, उसके साथ अपने आप को वर्कआउट कर रहे हैं, आप थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, तो आप अपने आप को फिजिकली फिट रख सकते हैं। और उसलिए 7-8 घंटे की नींद अगर आप 6 घंटे में कर रहे हैं तो गलत नहीं है यार, पर उसको एक मैनेज करने का तरीका होता है, वो तरीका है योग। तो योग काफ़ी ज़्यादा कारगर होता है और जैसा कि स्वामी जी इस योग को काफ़ी अच्छे तरीके से प्रचलित किए हैं, ना कि केवल सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरे विश्व में। तो योग तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है और आई थिंक कि स्टूडेंट लाइफ में भी योग का योगदान काफ़ी अच्छा होता है आपके कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए। पिछली बार जैसे मैंने राघव से बात किया था, तो राघव ने भी इस बात को बताया था कि अगर आप एकाग्र होना चाहते हैं, अपने फोकस डिटर्मिनेशन को बढ़ाना चाहते हैं, तो योगा मेडिटेशन काफ़ी ज़्यादा कारगर होता है इस चीज़ के लिए। तो क्या आपके लिए भी ये सारा चीज़ बिल्कुल सेम लागू होता है? जी, मेरा भी यही मानना है कि अगर आप योग कर रहे हैं, आप खुद भी योग करिए, दूसरों को भी योग कराइए। उससे आपका भी मन स्वस्थ रहेगा और आपके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो अच्छा होगा। और जैसा कि मैं बात करूँ आचार्य कुलम में, हमारा एक और अच्छा पॉइंट ये था कि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर था ना, वो एक जैसा था। एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर था, एक सपोर्टिव एटमॉस्फेयर था। यहाँ टीचर्स भी सारे सपोर्टिव थे।
तो हम सुबह एक टाइम से अपना हर चीज करते थे, तो हम एक रूटीन में रहते थे। सुबह एक योग करना अच्छे से, उसके बाद से अपना हर चीज एक प्रॉपर वे में मैनेज करना। और जैसे आचार्य क्लब में मुझे एक चीज बहुत सही लगा, जब ये पीसीए हमारे आचार्य क्लब में आया था, तो यहाँ पे पीसीए और आचार्य क्लब में जो ये इंटीग्रेटेड जो कोर्स चल रहा था ना, बोर्ड्स के साथ अपना नीट या फिर इंजीनियरिंग की जो तैयारी चलती थी, ये एक बहुत ही बैलेंस वे में होता था, जिससे कि आपको बोर्ड्स की भी पढ़ाई करनी होती थी, वो मैनेज हो जाती थी, या फिर आपको अपनी कोचिंग की भी करनी होती, मैनेज हो जाती थी। चाहे आपको प्रैक्टिकल एग्जाम देना है तो आपको कोचिंग में ऐसे टाइम मिल जाता था। अगर आपकी कोचिंग में टेस्ट है तो आपको टेस्ट के लिए बोर्ड की तरफ से तो प्रिपरेशन थोड़ा टाइम मिल जाता था कि आप हर चीज को एक बैलेंस वे में करके उसको अच्छे से कर सकें। तो हर किसी के लाइफ में ऐसा एक टर्निंग पॉइंट आता है जिसमें कि वो जिसके कारण से उसको सफलता हासिल हो पाती है। तो आपके लिए वो टर्निंग पॉइंट क्या था? मेरे लिए तो मैं सबसे अच्छा जो टर्निंग पॉइंट था वो था कि मैंने पीसीए ज्वाइन किया। इससे पहले जब हम पढ़ाई किया करते थे, उसमें क्या होता था कि हम बस पढ़ते थे, हमारा कोई अच्छा लक्ष्य नहीं हुआ करता था कि नहीं हम कुछ ऊपर का सोचते थे कि हमें कुछ करना अपने लाइफ में आगे जाके। पर जब से मैंने पीसीए जब मैंने ज्वाइन करने का सोचा, टीचर्स ने मुझे समझाया कि हाँ हम भी एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, हम भी अपने मम्मी पापा का सपना पूरा कर सकते हैं, तो हम फिर क्यों ना करें। और तब से जब से मैंने पीसीए ज्वाइन किया और टीचर्स के मोटिवेशन, उनके पर्सनल सपोर्ट से, जो मुझे अच्छे से अलग, जो टीचर्स मुझे अलग से टाइम दिया करते थे, कभी भी डाउट होता था किसी बच्चों को बुला के कभी डाउट क्लियर करवा दिया करते थे। ये जो चीज मुझे आचार्य में लगा बहुत अच्छा लगा कि पीसीए के जो टीचर्स थे उनका एक अलग से अपना टाइम देके डाउट क्लियर जो करते थे। अगर बच्चे अपनी गलती को सुधार ना करें तो फिर वो कैसे करेंगे, जो उनका वीक रहेगा वो वीक ही रह जाएगा। तो जो डाउट वाला चीज होता है, मेरे मानने में सबसे जरूरी होता है कि आपको जो भी डाउट आए आप उससे पहले टीचर से कंसल्ट करें, उससे सीखें। आप कोई चीज को ऑनलाइन देख के आप डाउट अपना क्लियर करेंगे, वो चीज आप नहीं समझ पाएंगे। अगर वही चीज को आप टीचर से अपने पूछते हैं, उससे अच्छे से क्लियर करते हैं, तो वो चीज आपके दिमाग में बैठेगा, वही वही आपका एक प्लस पॉइंट रहेगा, वही आपको आगे पहुंचने में बाकियों से एक अलग करता है। आचार्य क्लब का जो हमारा कैंपस था, इसी में हमारा 12th की पढ़ाई होती थी, हमारा कोचिंग भी चलता था। तो एक और ये हमारे प्लस पॉइंट ये था कि हमें कहीं जाना नहीं पड़ता था। बाकी बच्चों क्या होता है, कोटा वगैरह है तो उनको यहाँ से वहाँ ट्रेवलिंग करना पड़ता है, अपने पीजी से अपने या फिर अपने रूम से अपने घर से वो पढ़ने के लिए जाते हैं, तो उनका रास्ते में पूरा टाइम वेस्ट होता है। हमारा ऐसा ही था, हमारा मेस भी पास में है, हमारे एकेडमिक बिल्डिंग में, उसी में हमारी बोर्ड की पढ़ाई होती है, बगल वाले क्लास हमारी कोचिंग भी होती है। तो हमारे कोई भी मूवमेंट की वजह से हमारा कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होता था। तो हमारा ये था, हम हर चीज को एक अच्छे तरीके से टाइम मैनेज कर पाते थे, हम अपने टाइम को अच्छे से यूज कर पाते थे। तो आचार्य क्लब का मुझे ये चीज बहुत अच्छा लगता था कि हम एक कंसाइज, एक अच्छे एनवायरमेंट में, सबसे अच्छा कि यहाँ पे पॉजिटिव एटमोसफेयर हो रखा है, यहाँ पे बच्चे सपोर्टिव नेचर के, टीचर सपोर्टिव नेचर के हैं। तो दिव्यांश, जैसा कि आप बता रहे थे कि यहाँ पे आपको हवन कराया जाता है और मंत्र उच्चारण कराया जाता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप डिटेल में बताइए कि उससे क्या इफ़ेक्ट आता है आपके जो जीवन है, आप जो क्रिया करते हैं, आप पूरे दिनचर्या में इसका क्या प्रभाव पड़ता है? हवन 5 तरह के होते हैं, जिनमें से हम आर्य समाज का दैनिक यज्ञ क्रिया करते हैं। तो हवन एक अपने आप को पॉजिटिव एटमॉस्फेयर की तरफ ले जाता है। हवन से जो सामग्री हम हवन में डालते हैं या पूजा पाठ में जो हम सामग्री वगैरह यूज करते हैं, उनमें से जो सुगंध आती है वो हमारे अंदर की जो नेगेटिव थिंग्स होती है उन्हें वो खत्म करती है। ऐसे ये मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि मैं हवन करता था। पहले मेरे में यही सब कमियां थी, जो मैं कभी कुछ नेगेटिव थॉट्स आ गया, पढ़ाई में कई ध्यान भटक जाना। पर जैसे जैसे हम हवन किया करते थे, हमारे में वो चीजें बदलती गई, हमें एक अलग सा एटमोसफेयर मिलता था, एक अलग से सुकून मिलता था हवन करने से। और जैसा कि आप मंत्रोच्चारण की बात कर रहे हैं, मंत्र बोलने से क्या होता है, अगर हम उसे एक प्रॉपर वे में बोलते हैं ना जब मंत्रों को, तो हमारे एक टाइप को भी प्राणायाम होता है। जब आप एक मंत्र को अच्छे तरीके से, एक अच्छे वे में बोलते हैं, तो हमारे प्राणायाम होता है, हमारे श्वासों का एक लेन देन का एक लय बनता है, जो कि हमारे आंतरिक चीजों को अच्छे से सही करता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप हवन करते हैं तो आप अपने आप को एक पॉजिटिव चीजों में डाल रहे हैं। आपके अंदर से जो बुराइयां होती है वो नष्ट होती है, क्योंकि जो हमारे पहले मुनिवर हुआ करते थे वो इतने ज्ञानवान होते थे, उनके पास हर चीज का ज्ञान होता था। क्यों? क्योंकि वो एकाग्र होते थे, और उसके पीछे एक रीजन ये था कि उनमें पॉजिटिव चीजें होती थी, वो यज्ञ किया करते थे, वो अपने आप को भगवान पे समर्पित किया करते थे। इन कारणों से हमें भी इस अपने पुराने कल्चर को, और इसमें स्वामी जी का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिनकी वजह से आज हम अपने पुरानी संस्कृति से जुड़े हैं।
आज उन्हीं की वजह से जो हम अपने बाल्यकाल से हवन वगैरह करते आ रहे हैं, हमारी उसमें रुचि जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, हमारे अंदर से जो बचपन से जो नेगेटिव थिंग्स तो पहले हमारी एलिमिनेट हो गई, तो जो हमें जो पॉजिटिव चीज थी उनको बढ़ने का और अच्छा जगह मिला, हम अपने आप को और विकसित कर पाए। तो आपको क्या लगता है कि पढ़ाई के साथ साथ हमें स्वास्थ्य, ऑफ कोर्स स्वास्थ्य की तो ज़रूरत है ही, क्या क्या एक विद्यार्थी को संस्कार भी अच्छे तरीके से देना चाहिए? जी, संस्कार तो हमारे बचपन से ही हमारा सबसे एक धर्म वाला चीज है। हमारे धर्म में ये सिखाया जाता है तुम कुछ भी करो पर अपनी संस्कृति को, अपने संस्कार को, अपने दूसरों से कैसे बात करना, उन सब चीजों को कभी नहीं भूलना चाहिए। व्यक्ति का एक उसका आचरण ही उसे एक अच्छा इंसान बनाता है। कई बार मैंने ऐसा भी देखा है, कई डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छी पढ़ाई करके, अच्छी डिग्री करके भी वो खाली रहते हैं, और कई डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो इनके पास बहुत से पेशेंट आते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बात करने का जो तरीका होता है, उनका जो आचरण होता है दूसरों के साथ, वो अच्छा होता है। तो आप कितना भी पढ़ाई कर लीजिए, अगर आपके में वो अच्छा व्यक्तित्व नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपको आगे जाके आपकी लाइफ में वो डाउनफॉल होना ही है। हम बचपन से सीखते आ रहे हैं कि बड़ों का पैर छूना चाहिए, दूसरों छोटे या बड़े सबसे अच्छे से बात करते रहनी चाहिए। उसके पीछे का आशय क्या है? उसके पीछे का आशय यही है कि अगर आप दूसरों के साथ अच्छे से बात करते हैं, आप दूसरों के साथ इज्जत से बोलते हैं, तो वो आपको वैसे ही रिस्पॉन्ड करेंगे। तो आपके में कुछ नेगेटिव थिंग नहीं आएगा उसके लिए, आपका दिमाग हेट की तरफ नहीं जाएगा, आपका एक सकारात्मक सोच बढ़ेगा, जो कि आपका खुद का पर्सनल डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। और आचार्य कलम से मेरा एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत अच्छा योगदान रहा आचार्य कलम का, और उसी तरह पीछे का गाइडेंस की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। और मेरा ये मानना है कि अगर आप दूसरों से अच्छे से बात करेंगे, दूसरों से प्यार से बात करेंगे, दूसरों का व्यक्तित्व अच्छा रखेंगे, तो भी आपके साथ अच्छे से रहेंगे। और केवल एक पढ़ाई करके एक अच्छा टॉपर बनना, आगे जाके एक अच्छे जॉब को लेना, ये बहुत लोग कर सकते हैं, बहुत लोग करते भी हैं। परंतु एक अच्छे व्यक्तित्व को धारण करना, जो कि हमने आचार्य क्लब में सीखा है, एंड दैट्स नॉट एन इजी वे एंड अ स्ट्रेट वे टू फॉलो। इसलिए मेरा ये मानना है कि अगर आप कोई भी चीज, ये सब एक अच्छी नौकरी करना है, अच्छा चीज करना है, कई लोग हासिल करते हैं, भाई कि आप अच्छा इंसान बनेंगे तो आपकी लाइफ टाइम अचीवमेंट रहेगी। तो दिव्यांश, मैं आपसे दो चीज़ें और जानना चाहूँगा कि आपका क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है, क्योंकि ये हर स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स के स्ट्रेंथ होते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क कर सकते हैं, कुछ स्टूडेंट्स के वीकनेस होते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड होते हैं और काफ़ी ज़्यादा मोबाइल्स में अपना टाइम को वेस्ट कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा सोते हैं। तो आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या था और आपने इसको किस तरीके से ओवरकम किया? जी, जैसे आप बात करें स्ट्रेंथ और वीकनेस की, स्ट्रेंथ जो मुझे लगता है मेरा सबसे अच्छा स्ट्रेंथ था, वो था मेरा डिटर्मिनेशन। क्योंकि अगर मैं शायद डिटरमाइंड नहीं होता ना अपने लक्ष्य के प्रति, या मैं जो भी टाइम टू टाइम जो मैं काम नहीं करता, तो शायद आज मैं ये मंजिल हासिल नहीं कर पाया होता। मेरा जो सबसे अच्छा स्ट्रेंथ था वो था मेरा डिटर्मिनेशन, जो मैं अपने काम को हर चीज को टाइम से करता था, एक तरीके से करता था, एक फॉरवर्ड वे में करता था। मेरे को एक चीज में खुद का बहुत अच्छा लगता था, जो मुझे खुद ही मोटिवेट करता था अपने आप को, कि सेल्फ मोटिवेशन एक बहुत एक अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके किसी भी चीज के अचीवमेंट में। तो जैसे जैसे मैं कोई भी चीज को डिटरमाइन कर लेता था कि हाँ मुझे इतने टाइम में ये काम करना है, तो मैं उसे करके ही काम वो पूरा करके दूसरे काम पे मैं जाता था। तो अगर आप कोई भी डिटरमाइन कर रखा है, उसको अपने आप पे बिलीफ है कि हाँ वो कर सकता है, एक प्रॉपर वे में वो चीज करे, एक डिटरमाइन तरीके से वो चीजों को करे, तो कोई भी चीज संभव है। अगर मैं 7 महीने में कोशिश कर सकता हूँ कि हाँ मैं नीट निकाल सकता हूँ, इतने वास्ट सिलेबस को कवर करके, वो उसके पीछे का रीजन ही डिटर्मिनेशन है, क्योंकि मेरे अंदर वो डिटर्मिनेशन था कि मैं करूँ, और वो डिटर्मिनेशन हर बच्चा अपने अंदर ला सकता है। सर मेरा वीकनेस था कि मेरे को नींद वगैरह आ जाती थी कई बार, जब मेरा पढ़ने का मूड नहीं करता था, तो मैं अधिकतर बार सो जाया करता था, तो वहाँ पे मेरा टाइम वेस्ट हो जाया करता था। फिर ही मैं कई बार इसे सही करने के लिए मैं क्या करता था, जैसे कभी मैं शाम को पेपर दे के आया तो मेरा डिमोटिवेट हो गया, कभी पेपर अच्छा नहीं गया, तो मुझे पता था हाँ लाइफ में कभी डिमोटिवेशन होता है, डाउनफॉल होगा, कोई बात नहीं, मेरे को उसे ओवरकम करना है। क्योंकि अगर मैं उस टाइम अपने कमियों को दूर ना करूं, तो शायद मैं आगे जाके मुझे वो दिक्कत होगी। तो इसलिए मैं पता था, कभी मैं पेपर दे के आता था, मेरे नंबर कम आ जाते थे। कभी मेरा मार्क्स, मेरा जनवरी फरवरी जो मंथ होता है, जब मेरा लास्ट का जो क्रूशियल टाइम चल रहा होता है, तब भी मेरा कई बार 300 से 400 के बीच में नंबर आए थे। पर तब भी मैंने हार नहीं माना, मैंने किया, मैंने चीजों को दोबारा उस पर अपने आप को, उस पर कमियों को अपने दूर किया, मैंने दोबारा उस पर काम किया।
मेरा कई बार ऐसा होता था कि मैं पेपर दे के आता था, पेपर बेकार कभी चला गया तो मेरा मन नहीं करता था पढ़ने का, तो मैं सो जाया करता था। तो फिर पर मैं सोचता यार मैं सो गया, मैं सो के उठता था, मुझे अफसोस होता था कि यार मैंने अपना टाइम क्यों वेस्ट कर दिया, यार मैंने ये गलत कर दिया, क्या मैं 2 घंटे बाकी बच्चों से पीछे हो गया मैं सो के। तो मेरे को उस टाइम को कवर करने के लिए मैं कहता था जो रात का मैं सोने का समय होता था, जैसे 11 o'clock 11:30 के आसपास मैं सोता था, तो मैं उसको एक्सटेंड करके 11:30 कर देता था। क्यों? क्योंकि मैंने अगर दिन में एक्स्ट्रा टाइम सोया है तो उसे मैं रात में कैसे भी कवर करूंगा। मैं टाइम जो दिन का पढ़ने का वेस्ट हुआ वो मैं रात में पढ़ूंगा, पर पढ़ाई करना था तो करना है। अगर आप ऐसे ही डिटरमाइंड में चीजें करेंगे तो आप कर सकते हैं अच्छे से। तो दिव्यांश, मैं ये भी आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या आप जो 1 साल का जर्नी लेकर के चले थे और इतना लंबा प्रिपरेशन कर रहे थे, तो क्या उसमें आपको कभी घबराहट सी हुई? क्या आप कभी टेंशन के थ्रू गुजरे? क्या आपको किसी भी तरह के नकारात्मक सोच आते थे? तो आप उससे किस तरीके से उभरते थे और किस तरीके से चीज़ें हेल्प किए हैं आपको? कई बार मेरे नंबर कम हो जाते थे, पर मैं उसे अपना फेलियर नहीं समझता था। मैं चाहता था उस पॉइंट को मैं सही करूं। अच्छी बात है मेरा मुझे पता चले कि मेरी गलतियां कहाँ हुई, ताकि मैं उसे सही करूं। अगर कोई भी स्टूडेंट अपनी चीजों को अपनी गलतियों का सही करता है ना, वो अपने आप 50% उसने अपना वर्क कर लिया। अब अपनी गलतियों से सीखना शुरू कर दिया तो अपने आप को इम्प्रूवमेंट में सबसे पीक लेवल पे ले जा सकता है। और एक इंसिडेंट हुआ था, मतलब जस्ट एक दिन पेपर से पहले की बात है। मैं प्रदीप सर के साथ था, जो कि मेरे केमिस्ट्री टीचर हैं, जिन्होंने बहुत सहयोग किया मेरा। प्रदीप सर ने मेरे को देखा और वो समझ गए कि इसको कोई दिक्कत हो रही है। जब प्रदीप सर ने पूछा क्या हुआ दिवेंश, तुम्हें इतना घबराहट क्यों हो रहा है, तो मैंने सर से बताया सर कल मेरा पेपर है, मेरा 570 580 से ज़्यादा कोई मार्क्स नहीं आया। तो क्या सर मेरा 600 क्रॉस ही नहीं किया, तो मुझे सर डीमोटिवेशन है, क्या कल मेरा पेपर अच्छा हो पाएगा, क्या इस साल मैं नीट क्रैक कर पाऊंगा। तो सर मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, मुझे बहुत मतलब मेरा मन कर रहा था अलग हो जाऊं भी, एकदम मैं वो मन नहीं कर रहा था। पर तभी प्रदीप सर ने मुस्कुराया, मैं तब कहा देवांश तेरे पास सिलेक्शन 100% होगा और एक्चुअल एग्जाम में 60-70 मार्क्स बढ़ जाएंगे। बस दोस वर्ड्स वे मैजिक फॉर मी। मतलब उसके बाद से मुझे अलग सा फील हुआ, अगर सर को इतना कॉन्फिडेंस है मेरे पे तो मुझे भी होना चाहिए। फिर अगले दिन जब मैं पेपर दे के आया, जब मैं अपने एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकला, तो वहाँ पे मैं देखा सारे टीचर्स वगैरह वहाँ पे इंतजार कर रहे थे मेरा। तो मैं प्रदीप सर की तरफ देखा, प्रदीप सर ने मेरी तरफ देखा, वो मुस्कुराए, मैं भी मुस्कुराया। मैंने अंदर ही अंदर सर को धन्यवाद कहा, अपने मन से धन्यवाद कहा। वो समझ गए कि जैसा उन्होंने जो बोला था वही हुआ। मेरे मार्क्स इंप्रूव हो गए एक्चुअल एग्जाम में। तो दिव्यांश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस जगह पे आए, इस शो में जुड़े और अपना कीमती समय निकाले, और बहुत बहुत बधाइयाँ आपके आगे के फ्यूचर के लिए। धन्यवाद।